नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ नंबर 5 में जहाँ तक हमने जाना था उससे आगे की जानकारी आज हम जानेंगे। तो अभी पाठ 5 में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है अपना 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति। 18वीं सदी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो 18वीं सदी के समय या 18वीं सदी से पहले 18वीं सदी के बाद में तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो हम 18वीं सदी के बाद की जानकारियों को तो बाद में देखेंगे, अभी हम 18वीं सदी तक की जानकारियों को देख रहे हैं। तो देखो 18वीं सदी तक या 18वीं सदी से पहले जो भारत की प्रमुख शक्तियां थी वो शक्तियां प्रमुख रूप से ये थी। 18वीं सदी तक या 18वीं सदी से पहले भारत की जो प्रमुख शक्तियां थी वो ये थी। तो इन शक्तियों की 18वीं सदी से पहले की स्थिति कैसी थी, 18वीं सदी तक इनकी स्थिति कैसी हुई और 18वीं सदी के बाद में इनकी स्थिति कैसी हुई उस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो 18वीं सदी तक भारत की जो प्रमुख शक्तियां थी वो शक्तियां ये हैं। तो इन शक्तियों की या इनकी आगे जाकर स्थिति कैसी हुई उस पर अभी हम इस टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें अभी हमने भारत की प्रमुख शक्तियों में मुगलों की स्थिति को कंप्लीट जान लिया, मराठों की कंप्लीट हो गई अपनी, और अवध राज्य के बारे में भी हमने जान लिया। तो 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति में इन शक्तियों का आगे जाकर क्या हुआ, इनका प्रभाव भारत में बढ़ा या कम हुआ, वो हम इनके पॉइंटों के द्वारा समझ रहे हैं। तो इनमें हमने मुगल शक्ति के बारे में, मराठा शक्ति के बारे में और अवध राज्य जो एक प्रमुख राज्य था उसके बारे में कंप्लीट जान लिया है। अब हम अपने टॉपिक में और बाकी जो शक्तियां बची है उनकी 18वीं सदी तक आते आते क्या स्थिति हो गई थी उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम बंगाल राज्य की स्थिति, मैसूर राज्य की स्थिति, जाट, सिख, राजपूत और रोहिलखंड इनकी स्थितियां जानेंगे कि 18वीं सदी से पहले इनकी स्थितियां कैसी थी और 18वीं सदी के बाद में इनकी स्थितियां कैसी हो गई, इनका प्रभाव भारत में बढ़ा या कम हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद इनकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो बीच में आ रहा है जाट राज्य। तो इस जाट राज्य के बारे में या जाटों के बारे में हम बाद में जानेंगे क्योंकि इनकी जानकारी थोड़ी ज्यादा बड़ी है। तो इनके बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम इन और बाकी शक्तियों को जान लेते हैं। तो इस टॉपिक में आज का जो अपना पहला टॉपिक चलेगा वो है बंगाल राज्य। 18वीं सदी के समय तक बंगाल राज्य की स्थिति कैसी हो गई थी और बाद में अंग्रेजी शासन के प्रभाव की वजह से या अंग्रेजों के प्रभाव की वजह से बंगाल राज्य की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए वो हम देखते हैं। मुगल, मराठा और अवध इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में जान लिया है, अभी हम बंगाल राज्य के बारे में जानते हैं। तो देखो बंगाल राज्य पहले मुगल साम्राज्य के अधीन ही आता था। बंगाल राज्य पर मुस्लिम नवाबों का राज चलता आया है और ये मुस्लिम नवाब पहले मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर ही अपना राज चलाते थे। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और मुगल साम्राज्य की इस कमजोरी का फायदा उठाकर बंगाल के नवाबों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बंगाल राज्य बाद में एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो देखो बंगाल राज्य यह पहले मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व समृद्ध प्रांत था। लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति होने की वजह से
बंगाल राज्य एक स्वतंत्र राज्य बन गया। अब बंगाल राज्य को स्वतंत्र राज्य किसने बनाया था वो हम देखते हैं। तो देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके साथ ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। तो 1710 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर 1710 में मुर्शिद कुली खान नाम का नवाब था, इसने बंगाल राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। यानी बंगाल अब मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं रहा, वो अब एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। तो बंगाल को स्वतंत्र राज्य किसने बनाया? सबसे पहले मुर्शिद कुली खान ने। तभी से मुर्शिद कुली खान के समय से ही अंत तक बंगाल एक स्वतंत्र राज्य ही रहा, तो इस पर मुस्लिम नवाबों का राज चलता आया। आगे देखते हैं 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई और अगला नवाब कौन बना? सुजाउद्दीन खान अगला नवाब बना। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई और अगला नवाब सुजाउद्दीन बना। तो हमें बंगाल राज्य की स्थिति को जान रहे हैं। 18वीं सदी से पहले कैसी थी, 18वीं सदी के बाद बंगाल राज्य की स्थिति कैसी हुई, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके नवाब कौन कौन से समय में कौन कौन हुए थे वो आप अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पॉइंटों के द्वारा बताया जा रहा है कि कब बंगाल स्वतंत्र राज्य बना और बाद में उसकी स्थिति कैसी हुई। तो जब परीक्षा में प्रश्न आएगा कि 18वीं सदी में बंगाल राज्य की स्थिति को विस्तार से बताएं, तो इन सब पॉइंटों के द्वारा ही आपको जानकारी देनी है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझते रहें। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई और बंगाल राज्य का अगला नवाब कौन बन गया? सुजाउद्दीन बन गया। सुजाउद्दीन ने भी स्वतंत्र रूप से बंगाल में अपना राज्य चलाया। उसके बाद में 1739 में इस सुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो गई और अगला नवाब बन गया सरफराज खां अगला नवाब बना। 1710 से ही बंगाल राज्य एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था और बंगाल पर फिर आगे के समय में मुस्लिम राजाओं ने स्वतंत्र रूप से ही शासन चलाया था। बंगाल में मुस्लिम राजाओं ने शासन किया और वो मुस्लिम राजा अपने आप को नवाब कहकर संबोधित करते थे। यानी बंगाल और अवध के जो मुस्लिम राजा थे उनको नवाब कहा जाता था। तो देखो 1739 में सुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो गई और बंगाल का अगला नवाब सरफराज खां बन गया। सरफराज खां ने भी राज चलाया और बाद में इस सरफराज खां का अधिकारी था, देखो सरफराज खां का अधिकारी था एक, इसके पास काम करता था अधिकारी। सरफराज खां का अधिकारी था, यहाँ जगह नहीं है ऊपर बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। सरफराज खां का एक अधिकारी था जिसका नाम था अलीवर्दी खां।
सरफराज खां का एक अधिकारी था अलीवर्दी खां। इस अलीवर्दी खां ने सरफराज खां के खिलाफ सैनिकों को भड़का दिया, सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया और सरफराज खां के विरुद्ध युद्ध कर दिया। युद्ध में सरफराज खां पराजित हुआ, उसको मार दिया गया और सरफराज खां का जो अधिकारी था अलीवर्दी खां वो अगला नवाब बन गया। सरफराज खां को परास्त करके अगला नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने जो सरफराज खां का अधिकारी था, इसने सरफराज खां को परास्त किया और बंगाल की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया और बंगाल का सरफराज खां के बाद में अगला नवाब अलीवर्दी खां बना। अलीवर्दी खां उस समय तक, जब अलीवर्दी खां का बंगाल पर राज हुआ, उस समय तक बंगाल की तरफ अंग्रेज व्यापारियों का भी प्रभाव बढ़ता गया था। आपने पिछली जानकारी में जाना है कि 1757 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने अंग्रेजों से खुश होकर उनको एक फरमान जारी किया था और उस फरमान में 2 अधिकार अंग्रेजों को दिए थे। पहला अधिकार था बंगाल में खुले रूप से व्यापार करने की छूट और दूसरा फरमान था दस्तक जारी करने की छूट, यानी बिना चुंगी कर चुकाए संपूर्ण भारत में व्यापार करने की छूट। तो देखो 1757 में ही फर्रुखशियर ने बंगाल में अंग्रेजों को खुला व्यापार करने की छूट दे दी थी। तो अलीवर्दी खां से काफी पहले ही बंगाल राज्य में अंग्रेजों का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ता गया था। हालांकि अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हुआ नहीं था, अंग्रेज बंगाल राज्य में रहकर अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे। अभी भी बंगाल पर नवाबों का ही राज चल रहा था। अंग्रेज केवल बंगाल में रहकर अपने व्यापार को संचालित कर रहे थे, व्यापार को बढ़ा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की नजर बंगाल राज्य पर बनी हुई थी। वो बंगाल पर अधिकार भी करना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कब किया, वो आप आगे देखो। तो देखो अलीवर्दी खां अगला नवाब बना। तो अलीवर्दी खां के और अंग्रेजों के अच्छे संबंध थे। इन अच्छे संबंधों के चलते अंग्रेजों ने बंगाल में अपना प्रभाव और ज्यादा बढ़ा दिया। अलीवर्दी खां से अंग्रेजों के संबंध अच्छे थे, जिसकी वजह से अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को थोड़ी और ज्यादा छूटें दे दी। तो अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियां और कारखाने और ज्यादा लगा दिए, यानी बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव अलीवर्दी खां के समय थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई। अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बना। देखो अलीवर्दी खां के समय बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अलीवर्दी खां के संबंध अंग्रेजों से अच्छे थे। अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला बन गया। अब जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, उस समय बंगाल में बहुत बड़ी घटना हुई, जिसने बंगाल राज्य की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। और केवल बंगाल राज्य की नहीं, उस घटना की वजह से भारत पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। वो घटना सिराजुद्दौला के समय हुई। तो देखो सिराजुद्दौला एक स्वतंत्र प्रिय शासक था। अब जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, तो उस समय भी अंग्रेज बंगाल के राजकार्य में हस्तक्षेप कर रहे थे। इस बात से सिराजुद्दौला नाराज था। सिराजुद्दौला अंग्रेजों का बंगाल के शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं चाहता था। वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से
इसके अलावा अंग्रेज बंगाल में अपनी मनमर्जी से व्यापार कर रहे थे, सिराजुद्दौला को कर भी नहीं चुकाते थे, और जिन चीजों के लिए सिराजुद्दौला अंग्रेजों को मना करता वो कार्य अंग्रेज ज्यादा करते, शासन के कार्यों में दखलंदाजी ज्यादा करते थे। इस वजह से अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में जो संबंध थे वो काफी खराब हो चुके थे, और उन खराब संबंधों की वजह से ही आगे जाकर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। अब अंग्रेज इस युद्ध को खुद जानबूझ के करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों की सोच बंगाल पर अधिकार करने की थी। तो सिराजुद्दौला से अंग्रेजों ने जानबूझ के संबंध खराब किए और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जून 1857 में लड़ा गया, और इस युद्ध में जून 1757 में, 1757 में जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई। इस जीत के साथ ही बंगाल पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया, जो अंग्रेजों का भारत में पहला अधिकार था। यानी अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश राज चलाया। तो सबसे पहले शुरुआत बंगाल राज्य से की थी, यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के जिस प्रांत या जिस क्षेत्र पर राज शुरू किया था, अधिकार शुरू किया था, वो बंगाल राज्य था। और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को परास्त करके ही अंग्रेजों ने प्रथम बार भारत के किसी प्रांत पर अधिकार स्थापित किया था। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सिराजुद्दौला की संगठना भी प्रमुख सिराजुद्दौला और अंग्रेज, इनके बीच में युद्ध हुआ। युद्ध को कहते हैं प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसके बीच में और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, जो जून 1757 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रथम बार भारत के बंगाल पर अधिकार हो गया। तो देखो, अंग्रेजों ने आगे जाकर संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था, संपूर्ण भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। अंग्रेज काफी पहले ही भारत में आ गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे व्यापार करते रहे, व्यापार को बढ़ाते रहे। अंग्रेजों ने भारत के जिस राज्य पर सबसे पहले अधिकार किया वो बंगाल राज्य ही था। यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के बंगाल राज्य पर अपना अधिकार किया था। बंगाल पर ही क्यों किया था? तो इसका उत्तर ये है कि उस समय भारत का सबसे समृद्ध और सबसे शांति प्रिय और सबसे ज्यादा धन संपन्न जो क्षेत्र था वो बंगाल ही था। बंगाल की राजनीतिक स्थितियां काफी कमजोर थी। इस चीज का फायदा उठाकर और बंगाल की धन संपदा से प्रभावित होकर सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर ही अधिकार किया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया, बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार होने के बाद में अंग्रेजों का व्यापार और ज्यादा बढ़ा, यानी अंग्रेज और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। और फिर बाद में अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत के जो अन्य क्षेत्र थे उन पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण भारत ही अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। तो बंगाल राज्य जो किसी समय भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति हुआ करता था, उसकी आगे जाकर क्या स्थिति हुई या आपने अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम जानेंगे भारत की एक और प्रमुख शक्ति या भारत का एक और प्रमुख शक्तिशाली राज्य मैसूर राज्य, उसके बारे में। बंगाल के बारे में कंप्लीट जान लिया है। अब मैसूर राज्य की स्थिति को हम पूरा देखते हैं।
अगला पॉइंट है अपना बंगाल राज्य की स्थिति हमने जान ली है 18वीं सदी में। 18वीं सदी में मैसूर राज्य की स्थिति कैसी हुई उसको आगे हम जानते हैं। तो अगला पॉइंट है अपना मैसूर राज्य। अब हम मैसूर राज्य के बारे में जानेंगे। तो देखो, मैसूर राज्य भी पहले एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। मैसूर राज्य पर पुराने समय से ही मुस्लिम राजाओं का राज चलता आया है और ये मुस्लिम राजा पुराने समय में वही मुगल साम्राज्य के अधीन थे। यानी यहाँ हमने जितनी भी शक्तियां लिखी हुई है इन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक दिनों तक भारत की प्रमुख शक्ति रही वो मुगल थे। यानी मुगलों की स्थिति भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी पुराने समय में, लेकिन औरंगजेब के बाद इनकी स्थिति बाद में कमजोर होती गई थी। तो देखो, मैसूर राज्य पर भी पुराने समय मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा था और ये मुस्लिम शासक वही मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर ही राज चलाते थे। लेकिन बाद के समय में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था, जिसका फायदा उठाकर मैसूर राज्य के जो मुस्लिम शासक थे इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब तक मुगल शक्तिशाली थे तब तक भारत में एकता बनी हुई थी। भारत में जितने भी छोटे बड़े राजा महाराजा थे, राज्य रियासतें थी, वो सब मुगलों के अधीन रहकर ही राज चलाते थे। लेकिन मुगलों की शक्ति कमजोर होने के बाद में जो जो राजा या वंश मुगलों के अधीन थे वो सब धीरे धीरे स्वतंत्र होते जा रहे थे। मैसूर की स्थिति भी यही रही कि मुगलों की स्थिति कमजोर होने के बाद में मैसूर के मुस्लिम शासकों ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और 18वीं सदी की शुरुआत में ही मैसूर भी एक अलग से स्वतंत्र राज्य बन गया। आगे देखते हैं। तो 1761 मैसूर राज्य की स्थिति को आगे देखते हैं। मैसूर राज्य 18वीं सदी की शुरुआत में ही एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। 1761 में मैसूर के मुस्लिम शासक का प्रमुख सेनापति था जिसका नाम हैदर अली था। हैदर अली ने मैसूर में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। देखो, 18वीं सदी की शुरुआत में मैसूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य बन गया। 1761 तक आते आते मैसूर का जो मुस्लिम शासक था उसका एक सेनापति था जो काफी वीर और काफी ज्यादा पराक्रमी था। उसका नाम था हैदर अली। तो हैदर अली ने 1761 तक अपना प्रभाव मैसूर राज्य में काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। यानी मैसूर का जो राजा था उस राजा से भी ज्यादा प्रभाव हैदर अली का मैसूर राज्य में हो गया था 1761 तक आते आते। बाद में 1766 में मैसूर का जो शासक था उसकी मृत्यु हो गई। मैसूर शासक की मृत्यु हो गई तो हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। तो देखो 1761 में मैसूर का जो मुस्लिम
उसकी मृत्यु होते ही हैदर अली ने स्वयं को मैसूर राज्य का अगला शासक घोषित कर दिया। हैदर अली का प्रभाव पहले ही मैसूर राज्य में बढ़ चुका था। जैसे ही मुस्लिम शासक या मैसूर के शासक की मृत्यु हुई, हैदर अली ने स्वयं को मैसूर राज्य का शासक घोषित कर दिया, यानी मैसूर राज्य का अब शासक बन गया हैदर अली, जो काफी ज्यादा साहसी और पराक्रमी था, जिसने मैसूर राज्य की सीमाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब हैदर अली की मृत्यु के बाद में मैसूर का अगला शासक बना, मैसूर का अगला शासक बना हैदर अली का पुत्र, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान बना। देखो, हैदर अली काफी पराक्रमी, वीर और शक्तिशाली शासक था। इसने मैसूर राज्य की सीमाओं को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। मैसूर राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा क्षेत्र बन चुका था हैदर अली के समय में ही। बाद में हैदर अली की मृत्यु हुई। हैदर अली के बाद में उसका पुत्र टीपू सुल्तान, वो मैसूर का अगला राजा बन गया। हैदर अली के बाद में मैसूर का अगला राजा बना टीपू सुल्तान। ये भी अपने पिता की भांति एक शक्तिशाली राजा हुआ। इसने भी मैसूर राज्य को शक्तिशाली राज्य में तब्दील किया, मैसूर राज्य की सीमाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन हैदर अली के समय में से ही, हैदर अली के समय से ही भारत के अन्य क्षेत्रों की तरफ अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को भी अपने अधिकार में लेने के लिए हैदर अली के समय से ही मैसूर राज्य पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर 4 बार आक्रमण किए थे। मैसूर को अपने अधिकार में मिलाने के लिए अंग्रेजों ने मैसूर पर 4 बार आक्रमण किए थे। उन 4 आक्रमणों में से 2 आक्रमण तो हैदर अली के समय अंग्रेजों ने किए थे और 2 आक्रमण टीपू सुल्तान के समय अंग्रेजों ने किए थे। चौथा जो आक्रमण हुआ था उसमें टीपू सुल्तान बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। और टीपू सुल्तान के मरने के बाद में मैसूर राज्य भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। यानी टीपू सुल्तान से युद्ध करके अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को परास्त कर दिया। टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। बाद में मैसूर राज्य भी अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। इन सब जानकारियों को हम डिटेल से आगे जानेंगे। अभी केवल हमने शॉर्ट में जाना। जब हम भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य के विस्तार को पढ़ेंगे तो किस प्रकार अंग्रेजों ने मैसूर पर, बंगाल पर, इन सब पर अधिकार किया था, उनको विस्तार से जानेंगे। तो मैसूर राज्य की 18वीं सदी के समय किस प्रकार की स्थिति हुई, आगे जाकर इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, वो कंप्लीट जान लिया है। अन्य जो शक्तियां बची हैं इनकी जानकारी भी हम